बोले औकात में रह ले, तो चल जा, बोलेगा नहीं। हाँ बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, वो याद रख लेना। पहला पॉइंट है कि कंडीशन फॉर ऑक्सो एसिड्स। पहली कंडीशन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेकंड कंडीशन नॉन मेटल होता है, उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है ऑक्सो एसिड। थर्ड है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उसके साथ होने चाहिए। फोर्थ है कि वाटर में अगर उसको हम डालें तो वो एक एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए। फिफ्थ है कि एटलीस्ट 1 OH ग्रुप उसमें होना चाहिए। स्मॉल साइज अगर सेंट्रल एटम की होगी तो वो एक बेहतर ऑक्सो एसिड बनेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है देखो ऑक्सो एसिड्स का। तो ऑक्सो एसिड्स का तो देखो ऑक्सो एसिड्स का इससे भाई क्या ही पढ़ेंगे, देख लो लास्ट में मैं चला दूंगा ना, लास्ट में देख लेना। ज़्यादा खास है नहीं, जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ और याद हो जाएगा। पहली बात क्या है देखो कि स्मॉल साइज अगर सेंट्रल एटम की होगी तो एक ज़्यादा अच्छा ऑक्सो एसिड बनेगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है HXCOY। HXCOY, ठीक। अच्छा जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन प्रोमिनेंट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि HCl है। HCl एक ऑक्सो एसिड है, बट HCl एक ऑक्सी एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन आना चाहिए, बट ऑक्सीजन तो इसमें है ही नहीं। तो HCl इज नॉट एन ऑक्सी एसिड, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो इधर भी दिख रहा होगा आपको कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं आपको बताता रहता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन बोरोन की। तो बोरोन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कार्बन +4 में, नाइट्रोजन +3 है +5 में। ये तो बकवास चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन नॉर्मल स्टेट में ऑक्सो एसिड्स नहीं होते। क्यों? नहीं पता, मगर नहीं होते। फ्लोरीन का मात्र एक ही ऐसा एग्जिस्ट करता है जो आपको इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। फिर बात करते हैं अपन क्लोरीन की। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों +3 तक तो अस फॉर्म में है, +5 में इक फॉर्म में और +7 में पर फॉर्म में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या थी इसमें कि सिलिकन जो है उसका अस फॉर्म नहीं होता है। सिलिकन का अस फॉर्म नहीं होता है, ये रट लो, ठीक। आगे है सल्फर। सल्फर मान लो आपको क्वेश्चन में आया कि सल्फर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप क्या बोलोगे? क्या वो अस फॉर्म में है या एक फॉर्म में? अस फॉर्म। अगर सल्फर +4 में आया तो भी अस फॉर्म। अगर सल्फर +5 में आए तो वो एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं तो ठीक है। फिर बात करते हैं बोरिक एसिड की। बोरिक एसिड होता है वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। इसका स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। फिर H2CO3 का स्ट्रक्चर फालतू है, कुछ मतलब नहीं है इनका, कोई मतलब नहीं है। हाँ जैसे HNO3 है ना, अब HNO3 में इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू NO2 होता है। जैसे कल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि N डबल बॉन्डो इधर एक लोन पेयर देके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, वैसे ही सेम टू सेम। फिर आता है नाइट्रस एसिड। स्ट्रक्चर तो दिख रहा है आपको, ठीक। फिर फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं देना मेरे को, इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें कुछ। तो अब हम बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन की। तो देखो एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह का कोई रोल नहीं है। सिर्फ वो एटम्स
जिनमें डायरेक्टली सेंट्रल एटम से कनेक्ट नहीं होंगे उनको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होते हैं जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं सेंट्रल एटम पे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बेसिक हाइड्रोजन करता क्या है, तो देखो बेसिक हाइड्रोजन क्योंकि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो वो पीएच को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो पर क्लोरिक एसिड क्या होते हैं, HClO4 इसका फॉर्मूला होता है। जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना, 10 बार सुन, 20 बार सुन, 30 बार सुन, 100 बार सुन, सुनते जा, याद होगा, ठीक है। तो ले 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 बेटा, आपस में बांट के ले ले, क्या दिक्कत है। लेकिन रोटी, लेकिन मनु तो रोटी नहीं खाएगा ना अभी, तो फिर पेपर देता और रोटी कैसे खाएगा। बात तो गलत बात है मनु, तेरी कोई मतलब नहीं। तो साथ बार तो मेरे को खाई हो। हाँ, अब पर क्लोरिक एसिड हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक, और क्लोरिक एसिड भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो अगर क्यों ये रिएक्शन इधर से इधर, मैं आपको देखो समझाऊं, तो ये रिएक्शन फिर थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल क्यों है, समझाता हूँ देखो। तो क्लोरिक एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, पर क्लोरिक एसिड उससे भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर आप एक ऑक्सीजन मिला रहे हो तो वो और अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन आखिर हो क्यों जाती है? तो देखो पर क्लोरिक एसिड थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली स्टेबल है। मतलब कि पर क्लोरिक एसिड को बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी टू रिएक्ट विद कंपाउंड्स। तो अगर दूर दूर से देखें तो बहुत रिएक्टिव है भाई साहब, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी टू रिएक्ट विद कंपाउंड्स, यानी कि काइनेटिकली स्टेबल है, समझे। तो इस सेंस में अगर आप देखोगे तो ये थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन होगी, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होती है ना। कुछ इसका ज़्यादा खास रोल है नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने भी आपको बताया। अगली रिएक्शन, तो अगर आप अगली वाली को भी देखोगे तो इतनी खास तो सर वो भी नहीं है, इतनी खास तो ये रिएक्शन भी नहीं है क्लोरस एसिड वाली। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो HClO और HClO2। तो HClO2 को एक आप पहाड़ समझो, ठीक, एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसमें कचरा ऐसे ऐसे हर किधर कुछ भी पड़ा है, ठीक। अब उसमें आप एक ऑक्सीजन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव है इधर जो आपको दिख रहा है नहीं सही, वो नेगेटिव है। उसमें ऑक्सीजन निकाल कैसे पा रहे हो भैया? क्लोरस एसिड पहले से ही बहुत मतलब बहुत रिएक्टिव कंपाउंड, उसमें आप ऑक्सीजन रिमूव करके हाइपोक्लोरस एसिड बना कैसे रहे हो? तो उसमें होता क्या, देखो कि एक क्लोरस एसिड को आप एक हर तरफ कुछ भी पड़ा है उसको एकदम ढंग से सेग्रीगेट करने के लिए हमें कुछ रिमूव करना पड़ता है। लेगो कंपाउंड है तो उसके ब्रिक्स को अरेंज करने के लिए कुछ को रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छे पैटर्न में आएगा। उसके लिए ये हम हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन, ठीक। अब आता है मेटाफॉर्म। तो मेटाफॉर्म क्या होता है? मेटाफॉर्म होता है कि अगर आप एन मॉलिक्यूल्स में से NH2 सपरेट कर दो, मैं वापस बता रहा हूँ, एन मॉलिक्यूल्स में से NH2 अगर आप सपरेट कर दो तो जो आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं मेटाफॉर्म। क्या बोलते हैं, वापस बताओ, कि एन मॉलिक्यूल्स में से NH2 होगी, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम बोलते हैं मेटाफॉर्म, ठीक। अब होता क्या, देखो कि जैसे आपको इधर दिख रहा होगा कि
NH3PO4 में से अगर आप NH2 निकालोगे तो वो बनेगा HPO3 का होल N। एक बात बताओ, तो थ्री, तो इधर देखो ये H2 रिमूव क्यों हुआ है, कंसेप्ट बताओ। देखो आपको पहले नहीं पता था, अब पता है मेरे को। अरे चुप हो जाए यार बनन। हाँ तो देखो, तो H2 रिमूव क्यों होता है, क्योंकि जब इसको हीट करोगे आप तो वो लीनियर से साइक्लिक कन्वर्ट होगा। ठीक, देखो पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, हीट करा मैंने तो H2 रिमूव हो गया, H2 रिमूव हो गया, उससे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ठीक, अब उसको और हीट करा तो उससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा पाए, समझे। ठीक, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईमेटा फॉस्फोरस एसिड की। तो देखो वही ये कंसेप्ट, इसमें कुछ है नहीं खास, ट्राईमेटा बोरिक एसिड में भी कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक, ये भाई अभी तक मेरे को समझ में आया नहीं, लिख के रखा है, बताता हूँ। H3B3O6 में OH नेगेटिव मिलाया तो बना H4B3O7 नेगेटिव, जिसको एक कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखा रखा है इधर। उसमें एक और बार OH माइनस कराया तो H5B3O8 का होल 2 माइनस, उसमें एक और बार OH माइनस जोड़ा तो H6B3O9 3 नेगेटिव, और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दे रखा है। मैंने बोल दिया भाई, देख लिया, मेरे को जोड़ा है। ये भी बकवास चीज़ है। बोरेक्स में बहुत सवाल आते हैं, आपको बता दूँ। बोरेक्स का स्ट्रक्चर याद रखो, फॉर्मूला बोलो Na2, रुको यार एक से, याद रखो फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ठीक, दूसरी बात, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है और आयोनिक बॉन्डिंग भी होती है, दिखाऊंगी जैसे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो इधर हो रही है, देखो मतलब नेगेटिव जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सारी जगह कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जहाँ पे नेगेटिव है उधर आयोनिक बॉन्डिंग है ना। इसमें 2 बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे और 2 बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक, इसमें 2 टेट्राहेड्रल होंगे और 2 ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स है इसमें और 2 ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट्स है। ठीक, कॉम्प्लेक्स है, उसका कुछ अपने को लेना देना है नहीं। वाटर में सोल्यूबल होता है, बकवास चीज़ है। 5 ऑक्सीजन एटम होते हैं इसमें, 5। ठीक, 5 ऑक्सीजन एटम होंगे इसमें, और इसमें 4 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 4 एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, बस काफ़ी है इतना। ठीक, अब ऑर्थोफॉर्म पे आते हैं। तो ऑर्थोफॉर्म किसका नहीं बन सकता वो बताता हूँ आपको। ऑर्थोफॉर्म किस किस का नहीं बन सकता, रिकॉल करेंगे तो ऑर्थोफॉर्म H2SO4 और H2SO3 का नहीं बन सकता, और HClO4 नहीं, HClO2, HNO3, HNO2, HClO, HClO2 इनका नहीं बन सकता। वाह, पायरोफोम। अब पायरोफोम में नंबर 1 चीज भाई सुनने में और बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज। 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 ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज, समझ गए। H2 एक ही रिमूव होता है इसमें, मत पूछना भाई क्यों, हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। ठीक, ओलियम याद रख लो। वे औकात में ले, खुद लेना पहले। चुप रह, निकल यहाँ से। तेरे बारे में कोई बात कर रहा है, बेमतलब में बोलता रहता है, बस बीच में टांग रख दो। अरे चुप हो यार। स्ट्रक्चर देख लो यार इसका, ये ओलियम होता है भाई, देख लो, रटवाऊंगा नहीं हूँ बार बार। हाइपोफॉर्म, हाइपोफॉर्म होता है कि 1 मोल ऑफ
अस एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन हटाओ तो वो हाइपोफॉर्म बनता है। अब एक बढ़िया कंसेप्ट बता दूँ, देखो आपको लिख के बताऊँ क्या, लिख के यार इतना मज़ा नहीं आएगा, बट देख लो कि अगर 1 मोल अस एसिड का अगर आपके पास है तो उसमें एक ऑक्सीजन रिमूव करने पे हाइपो बनता है। बट एक में अलग क्यों होता है, देखो कंसेप्ट समझ रहे हैं इसका, कि अगर मैं अस एसिड की बात करूँ तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने का मतलब रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल, हालांकि उतना नहीं हो पाएगा बट स्टेबल ज़्यादा है, तो उसको मतलब स्टेबल है तो वो ऑक्सीजन अपने आप में से रिमूव कर सकता है। वही बात लेगो के ब्रिक्स में से बीच में से कोई हटाओ जिससे वो पैटर्न बन जाए, अभी आपको बताया था मैंने, सेम टू सेम कंसेप्ट अस में लगाओ, है ना। अब हम बात करें थे इक में। अब इक में होता क्या है, देखो इक में बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। नहीं समझ में आया, वापस बताता हूँ कि दो कंपाउंड्स एक दूसरे से मिलके एक ज़्यादा ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे बहुत बार देखा है भाई, दो देखे है ना, मेटाफॉर्म, पायरोफॉर्म, ठीक। अब मेटाफॉर्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है जिससे वो सारे NH2 रिमूव हो सके, तो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि हम उसमें ये पायरोफॉर्म का यूज़ करें, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल पेरेंट ऑक्सी एसिड्स के मिलेंगे, एक H2 बस रिमूव हो गया, ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए, इससे रिलेटिवली वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बन गए। अब वो रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स बन के अब वही लेगो वाला केस हो गया, अगर उसमें से मैं एक ऑक्सीजन हटा भी दूँ तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा स्टेबल और होगा। ये कंसेप्ट है बहुत बढ़िया, ठीक। जैसे अब आगे देखो, HClO2, ये हमने अभी बात करी थी, देख लो भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाए। अब जैसे ये डायमेरिक फॉर्म में क्यों होता है HNO, तो HNO डायमेरिक फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि देखो पहली बात तो कि HNO डायमेरिक फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, तो देखो नाइट्रस एसिड है और अस में से अगर आप इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बट उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो तब भी रहेगा तो अनस्टेबल। अरे भाई लेगो में ये पैटर्न कुछ बन गया हो बट उतना स्टेबल थोड़ी हो पाएगा, तो अनस्टेबल ही रहेगा। तो अगर टाइमर बनाए तो आपको नहीं लगता उससे और स्टेबिलिटी आ जाए इसमें, वही बात है, ठीक। हाइपरफॉर्म ऑफ इक एसिड, इक एसिड में क्या होता है, देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट ऑक्सी एसिड मिलते हैं, उसमें से एक H2 रिमूव होता है और उससे, ये मैंने अभी बात कर ली। अब एक बात बताओ कि हाइपोक्लोरिक एसिड एग्जिस्ट करेगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताओ। तो देखो बेटा, हाइपोक्लोरिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्लोरिक एसिड है, ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही है, हाइपोर हो गया बहुत ज़्यादा हाई, बहुत हाई अनस्टेबल, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। देखो एक एसिड की वजह से तो वैसे ही था, और हाइपो आने से मामला और भी ख़त्म। हाइपोनेट्रिक में भी यही केस है, देख लो, ठीक है। आगे देखो, ये 2 पन्ने एक साथ जुड़ गए, कोई नहीं। अब लास्ट पन्ना है, देखो परफॉर्मोफिक एसिड। तो परफॉर्मोफिक एसिड में क्या होगा कि एक एसिड में आप ऑक्सीजन जोड़ोगे तो फॉर्म परफॉर्मोफिक एसिड। अच्छा भाई एक बात बताओ, सर आपने बताया कि ऑक्सीजन अगर रिमूव करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो हम ऑक्सीजन ऐड करके क्या होगा, तो देखो ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो होगा ये कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो बढ़ेगा, बट क्योंकि ऑक्सीजन आ गया तो उससे एक पैटर्न सा बन जाएगा, थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी उसको, थोड़ी बहुत तो मिलेगी भाई, समझा, फील है ये देख लेना भाई। फालतू चीज़ें जो भी दे रखा है, ये वाला सोच, ये वाला जो दे रखा है ये फालतू चीज़, ठीक, फालतू। आगे देखो, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, पर सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज कैरोज एसिड, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हम पैरोक्सी लिंकेज, ये बटरफ्लाई लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है H2H2O8, इतनी बार पढ़ डाल इसको, इतनी बार पढ़ डाल H2H2O8, नाम आते याद आए क्या, पैरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सीधी बात, मार्शल एसिड कहते हैं इसको। मैं देखिए इसको पढ़ाऊंगा नहीं फालतू में, रटने की चीज़ें रट लेना। तो कि इतनी क्लास थी अपनी